भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण और त्रासदीपूर्ण घटनाओं में से एक था। यह न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक संरचना को बदलने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ था, बल्कि इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। विभाजन ने केवल एक देश को दो हिस्सों में नहीं बांटा, बल्कि करोड़ों दिलों को, संस्कृतियों को, परिवारों को, सभ्यताओं को भी चीर कर रख दिया। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही पाकिस्तान का निर्माण एक अलग इस्लामी राष्ट्र के रूप में हुआ। यह प्रक्रिया इतनी उथल पुथल से भरी थी कि लगभग 15 लाख लोग मारे गए और एक अनुमान के अनुसार 1.5 करोड़ से अधिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुए। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक माइग्रेशन बन गया। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का विभाजन क्यों हुआ, भारत के विभाजन के लिए कौन कौन व्यक्ति जिम्मेवार हैं, कौन कौन संगठन जिम्मेवार हैं, भारत के विभाजन किन कारणों से हुआ, और जब भारत का विभाजन हुआ तो उसका तत्काल भारत की समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत का विभाजन अचानक हुआ, बल्कि इसके विभाजन के बीज सदियों से बोए जा रहे थे। मध्यकालीन काल में मुगलों का शासन, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और अंततः ब्रिटिश शासन ने भारत की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया। मुसलमानों को हिंदुओं से अलग पहचान देने का कार्य आरंभ किया गया, जिससे अंततः दो समुदाय के बीच मतभेद और तनाव पैदा हुआ। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग में यह भावना जन्म लेने लगी कि वे भारत में अल्पसंख्यक हैं और स्वतंत्र भारत में उनकी स्थिति कमजोर होगी, और यही सोच आगे चलकर द्विराष्ट्र सिद्धांत का आधार बना। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत करके मुस्लिम समाज में शिक्षा और राजनीतिक चेतना को तो बढ़ावा दिया, परंतु उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के विरुद्ध टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय हैं, दोनों की अलग अलग सभ्यताएं हैं, दोनों की अलग अलग संस्कृति है। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तब मुस्लिमों में यह भावनाएं प्रबल हुई कि ब्रिटिश सरकार उनकी हितैषी है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, जिसने मुस्लिमों के हितों की रक्षा का बीड़ा उठाया। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर भारत में धार्मिक आधार पर विभाजन को बढ़ावा दिया। उनका उद्देश्य यही था कि भारतीय समाज में एकता नहीं आ पाए, क्योंकि यदि भारत की समाज में एकता आएगी तो उनके लिए भारत में शासन व्यवस्था करना मुश्किल होगा। इसीलिए वे हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी रहे, जिससे कि भारतीयों द्वारा जो स्वतंत्रता की मांग की जा रही है वो मांग कमजोर हो सके। ब्रिटिश अधिकारियों ने बार बार यह प्रयास किया कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो। उन्होंने मुस्लिमों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया, पृथक निर्वाचक प्रणाली को लागू किया और सांप्रदायिक मतभेदों को बढ़ावा दिया। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें मुसलमानों, सिखों, दलितों एवं अन्य अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इससे समुदाय के बीच जो दीवार थी और ऊंची होती चली गई। 1942 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, जिससे कोलकाता एवं अन्य स्थानों पर भीषण दंगे भड़के। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य हुई थी। शुरुआत में यह संगठन ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोगी रवैया रखता था, लेकिन 1930 के दशक में यह एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन गया। मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और वे हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक माने जाते थे, परंतु 1920 के दशक में कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया और वे मुस्लिम लीग में सक्रिय हो गए। जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग को राजनीतिक रूप से मजबूती दी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए। यह प्रस्ताव पाकिस्तान के विचार की औपचारिक शुरुआत थी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया, जिससे कोलकाता सहित भारत के अन्य स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। यह ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण में भारत के विभाजन की ओर एक निर्णायक मोड़ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्र और एकीकृत भारत की पक्षधर थी। कांग्रेस नेताओं का मानना था कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन न केवल अस्वीकार है बल्कि यह भविष्य में और अधिक समस्याएं उत्पन्न करेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विभाजन के सख्त विरोधी थे। वे मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक ही राष्ट्र के दो अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। वे हमेशा संवाद और सौहार्द से समस्या का समाधान चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरुआत में विभाजन के विरोध में थे, लेकिन 1946-47 के सांप्रदायिक दंगे और ब्रिटिश प्रशासन की असमर्थता के कारण वे भी मानने लगे कि विभाजन ही एकमात्र व्यवहारिक समाधान है। इस सरकार ने भारत को एकजुट रखने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कांग्रेस ने इस योजना को सशर्त स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने बाद में इसका विरोध किया। इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद और गहरे हो गए। द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा यह था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी संस्कृति, धर्म, परंपराएं, सामाजिक व्यवस्थाएं भिन्न है। इस विचारधारा का विकास धीरे धीरे हुआ। इस सिद्धांत को सबसे पहले सर सैयद अहमद खां और बाद में मोहम्मद इकबाल और जिन्ना ने समर्थन दिया। इनका मानना था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक को हिंदू बहुल भारत में पर्याप्त अधिकार नहीं मिलेंगे। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम जनता के बीच बड़े पैमाने पर प्रचारित किया। उन्होंने यह धारणा फैलाई कि स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ हिंदू संगठनों ने भी मुस्लिम लीग की मांगों का विरोध करते हुए कट्टरपंथी रुख अपनाया। इससे सांप्रदायिक तनाव और बढ़ गया और देश में धार्मिक आधार पर विभाजित होने की ओर बढ़ चला। 1947 की शुरुआत में भारत के अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। उनका कार्य था कि वे भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा कर। ब्रिटेन अब और भारत में शासन करने की स्थिति में नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया था। जब माउंटबेटन भारत आए तो उन्होंने महसूस किया कि हिंदू मुस्लिम विवाद बहुत गहरा है और देश को एकजुट रखना असंभव है। उन्होंने एक तेज और प्रभावी विभाजन योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें जो प्रमुख बिंदु थे उसमें पहला बिंदु था भारत को दो अलग देश भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया जाएगा। सेकंड था पंजाब और बंगाल जैसे मिश्रित जनसंख्या वाले प्रांतों का विभाजित किया जाएगा। भारत में कुछ रियासतें थी, रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई। 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने। इस दिन को एक और आजादी की खुशी के रूप में मनाया गया, वहीं दूसरी ओर विभाजन की पीड़ा ने इसे खौफनाक स्मृति बना दी। विभाजन के साथ ही पूरे उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब, बंगाल, दिल्ली और सिंध जैसे क्षेत्रों में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदाय के बीच भयावह हिंसा, हत्या, बलात्कार और लूटपाट का दौर शुरू हो गया। पंजाब, जहां हिंदू, सिख और मुस्लिमों की मिश्रित आबादी थी, वह सबसे अधिक प्रभावित हुआ। ट्रेनों में सवार लोगों को मार दिया गया। मृतकों का ट्रेन ऑफ कॉर्पस जैसे दृश्य सामान्य हो गए थे। महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्मांतरण किया गया। ऐसा अनुमान है कि लगभग 75,000 से अधिक महिलाओं को जबरन उठाया गया और उनका जीवन नर्क बना दिया गया। महात्मा गांधी, जो अहिंसा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रयासरत थे, उन्होंने दिल्ली में अनशन किया और दंगों को रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी और यह घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच इस विभाजन से एक बड़ी संख्या में जनसंख्या का विस्थापन हुआ है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ लोग एक देश से दूसरे देश की ओर विस्थापित हुए। पाकिस्तान से भारत में हिंदू और सिख आए, वहीं भारत से कुछ मुस्लिम पाकिस्तान भी चले गए। विस्थापित लोगों को रखने के लिए अस्थायी शरणार्थी शिविर बनाए गए। इनमें सुविधाओं की अत्यंत कमी थी। भोजन, जल, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा का अभाव था। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इनकी संख्या बहुत अधिक थी। शरणार्थियों का पुनर्वास ने भारतीय प्रशासन के समक्ष
एक बड़ी चुनौती खड़ी थी। संपत्ति का बंटवारा और नई बस्तियों का निर्माण आवश्यक हुआ। सामाजिक तनाव विशेषकर शहरी क्षेत्रों में बढ़ गया। गरीबी, बेरोजगारी और मानसिक आघात से लाखों लोग जूझते थे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, उस विभाजन के खिलाफ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। वे हमेशा मानते थे कि धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण एक गंभीर ऐतिहासिक भूल है। उनका यह भी कहना था कि हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ रहते आए हैं और वे एक दूसरे के शत्रु नहीं हो सकते। अगर भारत का विभाजन होता है तो हमारे लॉस पर होगा, यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था। विभाजन के बाद भी गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लगातार उपवास की, शांति यात्राएं की। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने प्रारंभ में विभाजन का विरोध किया, लेकिन परिस्थितियों की गंभीरता को देखकर वे मान गए कि विभाजन ही एक व्यवहारिक समाधान हो सकता है। वे मानते थे कि एक स्थिर और शांतिपूर्ण राष्ट्र की स्थापना के लिए यह त्याग आवश्यक है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को एक प्रसिद्ध भाषण दिया, अपना ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार, जिसमें भारत के एक नए युग की शुरुआत की घोषणा की। विभाजन को लेकर गांधी जी और नेहरू के दृष्टिकोण में अंतर था। गांधी जी जहां नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विभाजन के खिलाफ थे, वहीं नेहरू राजनीतिक यथार्थ के आधार पर इसे स्वीकार करने को बाध्य हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन दोनों की शासन प्रणाली, दोनों की संविधान की दशा और दिशा अलग रही। भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का मार्ग अपनाया, वहीं पाकिस्तान ने एक इस्लामिक गणराज्य के रूप में खुद को स्थापित किया। भारत में कई रियासतों का एकीकरण हुआ, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य भी शामिल थे। भारत का विभाजन हमारे सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह प्रभावित किया। हिंदू मुस्लिम संबंधों में अविश्वास, भय और नफरत की गहरी खाई बन गई। हजारों सालों से रह रहे लोग एक दूसरे को भय के दृष्टिकोण से देखने लगे, एक दूसरे के शत्रु समझने लगे। लोगों की पहचान जो पहले भाषा से, क्षेत्र से, संस्कृति से बनती थी, अब धर्म पर आधारित होने लगी। शरणार्थियों के आगमन से कई शहरों का स्वरूप बदल गया, विशेषकर दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, अंबाला जैसे नगरों में नए बस्तियों का निर्माण हुआ और इन लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को परिवर्तन लाया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण थे, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं बनी रही। विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति विवादास्पद बनी रही। 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया और इस हमला को देखते हुए कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारत में जम्मू कश्मीर को विलय किया, जिससे भारत पाक के बीच पहला युद्ध 1947 टू 1948 शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से यह युद्ध रुका, लेकिन कश्मीर समस्या आज तक बनी हुई है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ और यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में तैयार किया गया। का विभाजन भारत की संस्कृति आदान प्रदान में भी बाधा आई। संगीत, साहित्य, कला, फिल्म और भाषा सभी क्षेत्रों में अलगाव महसूस किया गया, जबकि दोनों देशों की जड़ें समान थी। विभाजन की पीड़ा आज भी जीवित है। हालांकि विभाजन को लगभग 8 दशक बीत चुके हैं, लेकिन इसकी स्मृतियां और परिणाम आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, समाज और मानसिकता में गहराई से मौजूद है। कश्मीर मुद्दा अब भी दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। दोनों देशों में धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता ने जड़ जमाई है। विभाजन की स्मृतियां साहित्य, सिनेमा और लोक कथाओं में बार बार सामने आती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में हो चुके हैं। दोनों देशों ने परमाणु हथियारों का विकास किया है। यह दक्षिण एशिया को विश्व के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बनाता है। 1990 के बाद से पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए एक खतरा बना हुआ है। चाहे 2001 में संसद पर हमला हो, 2008 में मुंबई हमला हो, 2019 में पुलवामा हमला हो या 2025 में पहलगाम में आतंकी घटनाएं हुई, ये सभी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को खड़ा करने का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत और पाकिस्तान अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रयास भी अतीत में किए हैं। जैसे 1999 में
लाहौर बस यात्रा, अटल बिहारी वाजपेयी का प्रयास रिश्तों में सुधार का एक सकारात्मक संकेत था। आगरा शिखर सम्मेलन, शर्म अल शेख शिखर वार्ता और अन्य प्रयासों ने संवाद की कोशिश की, लेकिन सफलताएं बहुत ही सीमित मिली। सीमित व्यापार और क्रिकेट जैसे खेलों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क होता रहा है। बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरियलों की लोकप्रियता पाकिस्तान में भी बढ़ रही। वहीं पाकिस्तान के संगीत और नाटकों को भारत में भी सराहा गया। भारत और पाकिस्तान की आम जनता के बीच शांति की भावनाएं पाई जाती है। कई सामाजिक संगठन, कलाकार, लेखक और शांति कार्यकर्ता दोनों ओर से मेल मिलाप की कोशिश में हमेशा प्रयासरत रहे हैं। हमेशा से एक प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत का विभाजन टाला जा सकता है? इस संबंध में इतिहासकारों और विचारकों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों एवं विचारकों का मत है कि भारत का विभाजन टाला जा सकता है। इस संबंध में उनका तर्क है कि अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संवाद और समझदारी होती तो भारत का विभाजन नहीं होता। दूसरा माना, अगर ब्रिटिश सरकार ने समय रहते बीच बचाव किया होता और सत्ता हस्तांतरण में जल्दबाजी न किया होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। और अगर सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा नहीं दिया गया होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। जबकि कुछ इतिहासकारों और विचारकों का मानना था कि भारत का विभाजन अपरिहार्य था। इस संबंध में उनका तर्क है कि 1940 के बाद मुस्लिम लीग ने जिस तरह पाकिस्तान की मांग को जोड़ पकड़ा, उससे विभाजन लगभग तय हो गया था। 1946 के दंगा और डायरेक्ट एक्शन डे ने स्पष्ट कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम एकता की समन्वय बहुत कमजोर हो चुकी है। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने अपनी सत्ता बचाने और जल्दबाजी में निकलने के लिए इसे एकमात्र समाधान के रूप में देखा, भारत का विभाजन। भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया। यह विभाजन हमें सिखाता है कि धर्म के आधार पर राजनीति हमेशा विनाशकारी होती है। संवाद, सहिष्णुता और एकता ही किसी राष्ट्र की असली शक्ति होती है। इतिहास से सीख लेकर हमें आज के समाज को सांप्रदायिकता से मुक्त, लोकतांत्रिक और समावेशी बनाना चाहिए।